हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स का अगर हमको 10th का एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो पहले जानना पड़ेगा उसके बारे में, रियल नंबर्स होता क्या है। और अगर जानना है तो 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है। रियल नंबर्स क्या है, लिखते हैं रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर हैं एंड ऑल इरैशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म व्हाट, रियल नंबर। जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर फॉर्म करते हैं। अब रैशनल नंबर्स के बारे में जाननी पड़ेगी। रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं आर रैशनल नंबर्स। उसमें भी कंडीशन है कि वो जो q है आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर्स जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं p by q के फॉर्म में, where q should not be equals to 0 are rational numbers। rational numbers के बारे में हम जान गए। अब rational numbers कैसे numbers को हम rational numbers के फॉर्म में मतलब p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी terminating decimal form of number है, जैसे 1.57, these are terminating type of decimal form of a number। terminating numbers can be written in the form of p by q and that's why terminating number is always a rational number। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है, देखिए 1.57, 0.125, ये क्या है, आगे रिकरिंग या आगे डॉट 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 नहीं है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and that's why this type of numbers are rational numbers। all recurring numbers means 1.555 and so on, 1.727272 and so on। this type of numbers are recurring numbers। हमने लास्ट ईयर 1.5 बार and this is 1.72 बार हमने इसको p by q के फॉर्म में लिखा था। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। ऐसे टाइप के नंबर्स हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट ईयर 9th में हमने लिखा हुआ है। दैट्स वाई दिस recurring numbers are also recurring numbers और repeating numbers are also rational numbers। अब ये हमको पता चल गया कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है और जितने भी रेकरिंग नंबर्स है वो p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। मतलब अगर ये रैशनल नंबर है तो इरैशनल नंबर क्या होगा। जो भी नंबर ना तो वो टर्मिनेट हो ना वो रेकरिंग हो, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring numbers are always irrational number। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है आर ऑलवेज इरैशनल नंबर्स। मतलब कैसे, 1.540400400004 ये हमने 9th में पढ़ा था। These type of numbers are non-terminating and non-recurring। This cannot be converted in the form of p by q and that's why this type of numbers are irrational numbers। ये हम जान गए irrational numbers के बारे में। अब rational numbers में भी कौन कौन से टाइप के नंबर्स है वो देखते हैं। हमने पढ़ा था all integers। इंटीजर्स मीन्स व्हाट, माइनस से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स समझा। अब हम समझ लेते हैं इंटीजर्स आर ऑलवेज अ रैशनल नंबर। फिर उसके बाद में हम समझ लेते हैं कि इंटीजर्स के बाद में अब रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर जान गए। रैशनल नंबर्स में कौन कौन से टाइप के नंबर्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो पहले है इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देन व्हाट आर दिस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही होल नंबर्स भी आपका रैशनल नंबर है बिकॉज उसको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स बिकॉज उसको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय
numbers divisible by 2 are even numbers. So even numbers can be written in the form of p by q. Even numbers को भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. That's why this even number is a rational number. Then even numbers के बाद odd numbers. Odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. So जो numbers हम 2 से divide नहीं कर सकते वो टाइप के numbers को हम odd numbers बोलते हैं. और odd numbers are always they are not divisible by 2 and they are always a rational number. So odd numbers के बाद में हम लोग पढ़ेंगे prime numbers. What are prime numbers? Numbers which are divisible by 1 and itself, divisible by 1 and itself. So जो numbers वो खुद से और 1 से divide होता है, this type of numbers are prime numbers. 1 is neither prime nor composite. आप ध्यान में रखें because बहुत सारी जगह आ जाती है, तो हम ध्यान में रखें कि प्राइम नंबर्स क्या है. सो प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे. सो 1 इज नॉन प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. सो प्राइम नंबर्स के बाद कॉम्पोजिट नंबर्स. सो व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? नंबर्स विच हैज 2 or more than 2 factors rather than 1. 1 को छोड़ के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको हम बोलेंगे composite numbers. So numbers which has 2 or more than 2 factors rather than 1. So composite numbers 2 or more than 2 factors rather than 1 is a कॉम्पोजिट नंबर. अब बहुत सिंपल है दोस्तों. देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं होता है. सो प्राइम नंबर्स में क्या है? नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. एक तो 1 से नहीं तो खुद से. सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दोज नंबर्स विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स रादर देन 1 को छोड़ के वो कोई और दो नंबर्स में डिविजिबल है तो वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है. सो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में जाता हो तो वो कॉम्पोजिट नंबर है. So numbers which has 2 or more than 2 factors rather than 1 is a composite number. अब मेन इसमें क्या सीखना था हमको कि co-prime numbers. So co-prime numbers. So दो ऐसे numbers जिसमें कोई भी common factor ना हो 1 को छोड़ के, तो ऐसे दो numbers को हम co-prime of each other बोलेंगे. So two numbers which do not have common factors rather than 1 is a co-prime of each other. So ऐसे दो numbers जिसमें कोई भी common factor ना हो 1 को छोड़ के, वैसे दो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स ऑफ ईच अदर. बहुत सिंपल है. सो ये जो है हमको आना चाहिए, मेरे हिसाब से बेसिक है. और एक पढ़ेंगे हम लोग. अब देखिए ये चैप्टर में कुछ और भी पढ़ने हैं जो बहुत ज़रूरी है. कुछ भी हम काम करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. सो दैट स्टेप्स आर नथिंग बट एल्गोरिथम. कुछ भी हमको टास्क परफॉर्म करना है तो कुछ हम स्टेप्स बनाते हैं. सो दैट स्टेप्स आर नथिंग बट एल्गोरिथम. सो a procedure or a step used for solving any problem is a algorithm. So आप ध्यान में रखें, algorithm का मतलब steps for solving any specific problem is a algorithm. So algorithm का मतलब steps for solving problem is algorithm. So steps used for solving any problem is a algorithm. उसके बाद में हमको पता होना चाहिए लेमा. व्हाट इज लेमा? सो लेमा क्या है? लेमा ऐसा है जो प्रूवन स्टेटमेंट सम यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट इज अ लेमा. कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट हम लोग दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज नोन एज लेमा. सो प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट इज अ लेमा. सो प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड for proving another statement is lemma. अब दोस्तों लेमा के पढ़ने के बाद में देखिए एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क का एल्गोरिथम आता है या फिर 1 मार्क का लेमा भी आ सकता है. अब जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब ये क्या चीज है? सो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट
ये क्या है कि कोई भी दो इंटीजर्स है a एंड b, वेयर a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है, तो हम लोग अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी सम यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. So for any two unique integers a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. r जो है रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, so it will be greater less than b. b is a divisor. अभी हमको मालूम है एक्चुअली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड क्या था हमारे पास, a था, डिवाइजर क्या था, b था, क्वोशंट इज q एंड रिमाइंडर इज r. So a can be expressed in the form of a is equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. So ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है. आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, अब देखिए ये आने के बाद में बहुत सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में. तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में. अब देखिए क्वेश्चन जो है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ. अब एक मैं करूंगा, आपको बाकी सब करके निकालनी है. अब देखिए 135 एंड 225, जब भी हम 225 को, एज वी नो दैट दिस a इज इक्वल्स टू bq प्लस r और a इज ग्रेटर देन b, तो a को डिवाइड करेंगे जो बड़ा होगा वो. सो ऑब्वियसली फर्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट 225 इज ग्रेटर देन 135. तो जब भी हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, 135 टू टाइम्स विल बी 270, तो 270 तो बड़ा हो जाएगा. सो डायरेक्टली 1 टाइम्स 135, बचा क्या हमारे पास 0 एंड दिस इज 12 में से 3 गया तो 9, दिस इज 1 माइनस 1 विल बी 0, माइनस करने के बाद 90 मिला. अब देखिए ये हमने एक्चुअली जो पढ़ा है वो हमने 7th में भी पढ़ा है फॉर दिस फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बस वही है, उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने वाले हैं. सो ये होने के बाद में अभी तक 0 नहीं आई, तो हम लोग क्या करेंगे कि वापस से जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 90 से. सो इट इज 1 टाइम्स 90, सो 135 माइनस 90 विल बी 45. अभी भी 0 नहीं आया, सो सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, इट विल बी 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर विल बी 0. मतलब 0 आ गया रिमाइंडर कब, जब 45 से डिवाइड किया हमने. सो HCF विल बी 45. लेकिन ये लिखने पे मार्क्स आपको मिलेगा नहीं. हमको कैसे, उसने बोला हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो स्टेप्स बतानी है. सो लिखना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equals to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. अब सिंपल है, जब फर्स्ट हम लोग जब देख रहे थे ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप में, सो a कितना था हमारा 225, सो 225 is divided by 135, quotient is 1 and the remainder is 90, so plus 90. अब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, 135 को डिवाइड किया is equals to किससे, 90 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स रिमाइंडर इज 45. फिर हमने 90 को डिवाइड किया 45 से, 0 नहीं आया इसलिए रिमाइंडर इज, क्वोशंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमने 45 से डिवाइड किया. देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45. बहुत ही सिंपल था और ऐसे ही हम बाकी का सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर. बहुत सिंपल है. देखिए अब हमको पता होना चाहिए कि एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर. जब भी हम इवन नंबर को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलेगा. सो देखिए 6 इज अ इवन नंबर. तो पहले हम लिख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन में या प्रूफ में. अब देखिए बाय
यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड डिविजन लेमा क्या बोलता है? a is equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखना है। अब हमारा a कितना है, b कितना है? देखिए b दिखाई दे रहा है, सब में 6 है। सो लिखेंगे इफ b is equals to 6, जब b 6 होगा सो a will be equals to, a जो है वो कितना हो जाएगा 6q plus r where r is greater than equal to 0 but less than क्या हो जाएगा b, that is 6, less than 6। मतलब क्या हो जाएगा, therefore रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 6 से छोटा बट 0 से इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है। सो क्या क्या नंबर 0 से बड़ा और 6 से छोटा है? 0 या 0 से बड़ा बट 6 से छोटा है, वो लिख लेते हैं। सो r कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये इतना ही हमारा रिमाइंडर हो सकता है। अब रिमाइंडर जानने के बाद में हमारा a क्या हो सकता है? देन a कैन बी, a क्या क्या हो सकता है? अगर हमने b 6 लिया हुआ है तो ये हमारा a है। सो अगर r जब हम 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? a कैन बी 6q प्लस 0, और नहीं तो r के जगह पे 1 लिख देते हैं, सो हो जाएगा और 6q प्लस 1, ये हो सकता है। या फिर अगर जब 2 होगा r तो हो सकता है 6q प्लस 2, और क्या हो सकता है हमारे पास? अगर जब रिमाइंडर 3 हो तो हो सकता है 6q प्लस 3 हो जाए, या फिर और ये हो सकता है कि वो रिमाइंडर 4 हो तो 6q प्लस 4 हो जाए, या फिर रिमाइंडर 5 हो तो हो सकता है 6q प्लस 5 हो जाए। ये होने के बाद में अब देखिए, कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इवन नंबर है। वी नो दैट 6 इज अ इवन नंबर, सो 6 इंटू क्यू विल बी इवन नंबर। 6 इंटू क्यू क्या होगा? इवन नंबर होगा। सो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर एंड इवन नंबर प्लस इवन नंबर विल बी इवन नंबर। तो ध्यान में रखना है 6q तो हमारा इवन है, तो 6q इवन है, तो इवन के साथ अगर हमको क्या चाहिए, उसने बोला हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए हमको। सो ऑड इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? ऑड इंटीजर्स कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं, संभावनाएं हम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ऑड इंटीजर्स कैसे बनेंगे? इवन नंबर प्लस ऑड नंबर विल गिव यू ऑड नंबर। सो अभी देखिए 6q इज अ इवन, so this is even plus even is equals to even, ये even plus odd, 1 is odd so it will be odd, this is even 6q plus 2 is odd, 2 is even will give you even, 6q is even plus 3 is odd will give you odd, this is even plus 4 is even, so total will be even. Now 6q is even, 5 is odd, सो टोटल विल बी ऑड। अब इसका मतलब हमको अगर ऑड नंबर चाहिए तो देखिए ऑड नंबर क्या मिला? 6q प्लस 1, सो 6q प्लस 1, और इट कैन बी 6q प्लस 3, सो 6q प्लस 3, और इट कैन बी 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। बहुत ही सिंपल है, प्रूव हो चुका है हमारा कि ऑड इंटीजर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। सिंपल था। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7th से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। सो अब देखिए टोटल मेंबर्स इन अ आर्मी कंटिजेंट इज total members in army contingent is 616। total members कितने हमारे पास? 616 है। अब उसमें बोला है is to march behind an army band of 132 members in a parade। so one members in a parade, members in a parade is nothing but 32।
अब देखिए उसने पूछा है कि टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. मैक्सिमम आया, आप ध्यान में रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है. तो मैक्सिमम मतलब क्या होगा, हम HCF निकालने वाले. ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march, in which they can march. अब देखिए मैक्सिमम पूछा हुआ है, मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब क्या है, हमको HCF निकालनी है. ध्यान में रखना है, मैक्सिमम पूछा तो HCF और मिनिमम पूछा होता तो LCM हम निकालते. ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि मैक्सिमम पूछा है तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे. सो इट विल बी इक्वल्स टू HCF ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा इन विच दे कैन मार्च इज नथिंग बट HCF ऑफ 6, 1, 6 एंड 32. अब हम लोग देखिए HCF हमने पढ़ा हुआ है, बाय यूक्लिड डिविजन लेमा भी निकाल सकते हैं, और हमने पहले भी पढ़ा है, 9th में भी 8th में भी पढ़ा है, फैक्टर करके भी हम निकाल सकते हैं. बट हम लोग ने अभी अभी पढ़ा हुआ है तो वो यूज करते हैं. 6, 1, 6 को हम दिस डिवाइड करते हैं 32 से. सो इट इज 1 टाइम्स बिकॉज 2 टाइम्स इट विल बी 64. सो 1 टाइम्स 32 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 एंड दिस विल बी 5 में से 3 गया तो 2 एंड इट विल बी 6. सो इट इज अगेन 9 टाइम्स. जब 9 टाइम्स करेंगे तो 9 2 सा 18, 1 8, then 9 3 सा 27, 28, बचेगा क्या 8 माइनस करने पे. अब देखिए ये होने के बाद में रिमाइंडर 0 तो आया नहीं. अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर से वही प्रोसीजर दोहराते हैं. हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे पहले वाले के डिवाइजर को. डिवाइजर इज 32, सो डिवाइड करते हैं. इट्स 4 टाइम्स 32, रिमाइंडर इज 0. इसका मतलब ये है 8 से डिवाइड करने पे 0 आ गया. सो HCF विल बी 8. सो लिखेंगे कैसे, बाई यूक्लिड डिविजन लेमा A is equals to BQ plus R where R is greater than equal to 0 but less than B. अब देखिए A पहला कितना था 616, उसको हमने 32 से डिवाइड किया 19 टाइम्स, रिमाइंडर इज 8. फिर हमने 32 को डिवाइड किया 8 से 4 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0. Therefore HCF of 616 and 32. अब देखिए HCF लिखनी है 616 एंड 32 की, तो क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड करने पे 0 आया, 8. सो इट इज इक्वल्स टू 8. बहुत सिंपल सा था, और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बहुत सिंपल है. सो आप ये जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन में कैसा है, use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. so कोई भी positive integer का स्क्वायर वो एक तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, ये बताना है हमको. अगर ये बताना है तो पहले इंटीजर्स तो निकालें. सो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिविजन लेमा A is equals to BQ plus R where R is greater than equal to 0 but less than B. अब देखिए ये हमको क्या देगा, इंटीजर देगा. हमको पता है 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए. सो इफ B इक्वल टू 3 देन A विल बी इक्वल टू, अगर B 3 होगा सो ऑब्वियसली रिमाइंडर 3 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा. सो रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3. 0 से बड़ा 3 से छोटा. सो A कैन बी A कैन बी हमारा क्या क्या हो सकता है, 3Q प्लस 0 हो सकता है, या फिर 3Q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3Q प्लस 2 हो सकता है. 2 से बड़ा तो नहीं होगा, 3 से कम है तो. सो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं. अब इसका स्क्वायर करके हम देखेंगे. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके हम देखेंगे. सो पहले वाले का स्क्वायर करते हैं. केस 1 लिखेंगे, इफ A is equal to 3Q plus 0. So therefore A square will be equal to 3Q plus 0 the whole square. अब 3Q plus 0 the whole square means 9Q square. 9Q square में से हम लोग लेते 3 into 3Q square, इसका मतलब ब्रैकेट में डाल दिया
दिस इज 3 इंटू 3q²। अब 3q² को अगर हम लोग m डाल देते हैं तो लिख सकते हैं 3 इंटू m, वेयर 3q² इज इक्वल्स टू m, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज 3q² इक्वल्स टू m, वेयर m इज सम इंटीजर। अब जैसे हमने ये किया वैसे हम थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि केस 2 a इज इक्वल। तो अब देखिए हमने जब फर्स्ट पॉइंट किया तो वो किसके फॉर्म में आया 3m, मतलब पहला वाला हो गया। अब सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं, मतलब सेकेंड वाला हर एक को वो वेरीफाई करेंगे, वो एक तो 3m के फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो 3m+1 के फॉर्म में आना ही चाहिए, लाना है आपको। अब देखिए सेकेंड वाला ले लेते हैं केस 2 में, आपका a क्या हो सकता है 3q+1 भी हो सकता है, तो जब उसका स्क्वायर निकालेंगे a का स्क्वायर मतलब 3q+1 द होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a+b द होल स्क्वायर, 9 में पढ़ी है हमने। a+b द होल स्क्वायर इज नथिंग बट a² + 2ab+b²। सो a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 3q इंटू b इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², 3 2 6 इंटू q प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। अब डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 q² प्लस 3 2 6 इंटू q प्लस 1। अगर हमने यहाँ पे m डाल दिया तो 3 इंटू m प्लस 1। अब देखिए हर एक केस, अगर हमने इधर m डाला इसको, इधर m डाला इसको, अलग अलग जगह पे m हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, केस अलग अलग है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक एक करके एग्जिस्ट करेगा। तो जब पहले वाले में क्या था, जब ये केस 1 में इफ a was 3q+0 देन m was 3q², और सेकेंड वाले में क्या है कि when a was 3q+1 m was what, where m is equals to 3q² plus 2q, where m is some integer, where m is some integer, m is some integer। अब ये होने के बाद में जैसे हमने केस 2 किया, केस 3 भी हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे केस 3, इफ a इज इक्वल टू 3q+2। अभी 3q+0 हमने वेरीफाई किया, 3q+1 वेरीफाई किया, 3q+2 बाकी था उसको भी वेरीफाई कर लें, उसका भी स्क्वायर निकालना है। सो a का स्क्वायर इज 3q+2 द होल स्क्वायर। अब ये आने के बाद में अगेन a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², 2 3 6, 6 2 12, 12 इंटू q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हम 4 को स्प्लिट कर देते हैं बिकॉज इसमें से हम 3 कॉमन नहीं ले पाएंगे। सो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ये सब में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा हमारा, 3 कॉमन ले लिया, सो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1। अगर हमने यहाँ पे m डाल दिया सो 3 इंटू m प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, सो अभी फिलहाल केस 3 में हमारा m क्या है, जब a 3q+2 है सो m इज दिस 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो आपको लिख देना है पहले, वेर m इज इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब देखिए हमारा मिल गया कि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक तो वो 3m के फॉर्म में है या फिर 3m+1 के फॉर्म में है। सो लिखेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4 स्क्वायर जब भी कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form एक तो 3m और 3m+1, एक तो 3m के फॉर्म में है नहीं तो 3m+1 के फॉर्म में आ गया। बहुत ही सिंपल था। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको देखिए आधा तो सेम करनी है लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, इसके अगला वाला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आ जाएगा तो अगला वाला आने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे स्क्वायर था इसमें क्यूब है, सो बोला गया है कि use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m+1 or 9m+8। तो अगर ये करनी है तो देखिए 9 इज मल्टीपल, अगर हमने b को 9 ले लिया जैसे पहले वाले में हम देखेंगे तो हमने b को 3 लिया था तो उसमें क्या क्या इंटीजर्स बने थे, 3q प्लस 0, 3q+1 और 3q+2, 3 से कम वाला रिमाइंडर वाला। अगर हमने 9 ले लिया तो
रिमाइंडर विल बी 0, अगर बी हमने 9 ले लिया सो रिमाइंडर विल बी 0 और 1 और 2 ऐसे 9 तक, तो मतलब 10 नंबर्स टोटल फॉर्म करेंगे। अब 10 नंबर्स फॉर्म करेंगे तो उसका क्यूब करना तो बहुत बड़ा नंबर, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो मल्टीपल ऑफ 3 है तो b को हम 3 लेंगे तो इंटीजर्स मिल जाएगा, इंटीजर्स का क्यूब करके देखते हैं ये सब आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम सेम रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम लोग बाय यूक्लिड डिविजन लेमा a is equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। अब देखिए ये होने के बाद में if b इक्वल टू 3, हमने 3 क्यों ली, बिकॉज 3 नंबर मिलेगा, क्यूब करना इजी हो जाएगा। अगर हम 9 लेते तो 10 नंबर मिलते हैं, उनके क्यूब करने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। मिलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते हैं, 9 नंबर्स मिलते हैं, बट उनके फिर क्यूब करो कितना बड़ा प्रोसीजर है, क्यों करें, इंटीजर्स ही चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का अब क्यूब करके देखेंगे बस काम खत्म। सो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं, 3 से मल्टीपल ऑफ 9, सो b 3 ले लिया तो देन रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब a विल बी 3 क्यूब प्लस 0 और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, ये सब हमारे इंटीजर्स मिल गए। अब हम इसको क्यूब करके देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में केस 1 लिखेंगे इफ a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 0, सो a का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 द होल क्यूब। अब 3 का क्यूब इज 27, q का क्यूब इज q क्यूब। अब इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 सा 27, q का क्यूब। अगर हमने ये इसके जगह पे m डाल दिया तो 9 इंटू हो जाएगा m, सो 9m वेर m इज सम इंटीजर। आपको लिख देना है कि m इज व्हाट 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब वेर m इज सम इंटीजर। जैसे हमने ये देखा वैसे हम क्या करेंगे थर्ड पॉइंट में दूसरा भी इंटीजर, जैसे हमने फर्स्ट वाले का क्यूब निकाला वैसे सेकेंड वाले का भी क्यूब निकालेंगे। केस 2 में तीनों का हम क्यूब निकाल के बताएंगे कि वो एक तो 9m के फॉर्म में है या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में है। सो केस 2 में इफ a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, so therefore a का क्यूब is equal to 3 क्यूब plus 1 the whole cube। Now we have a formula for a plus b the whole cube। What is the formula? कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सिंपल था, सो वो यूज कर देते हैं। सो 3q का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब 3 का क्यूब इज 27, q का क्यूब इज q क्यूब, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 are 27, 27 इंटू q स्क्वायर, देन 3 3 9, 9 इंटू q प्लस 1 का क्यूब इज 1। अब ये सारे में से स्टार्टिंग 3 नंबर्स में से 3 जो फैक्टर्स 3 जो नंबर्स हैं उसमें से 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले तो 9 3 are 27, देन 9 3 are 27 q स्क्वायर, 9 1 are 9 इंटू q प्लस 1। अगर हमने यहाँ पे इसके जगह पे 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q के जगह पे अगर m डाल देते हैं तो 9 इंटू m प्लस 1 हो जाएगा, वेर m इज सम इंटीजर। लेकिन m क्यों बदल रहा है, बिकॉज कंडीशंस अलग अलग है। a पहला 3q प्लस 0 था, दूसरे वाले केस में 3q प्लस 1 है। वैसे ही फोर्थ पॉइंट में हम लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में केस 3 इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, so a का क्यूब will be equal to 3q plus 2 the whole cube, so it will be equal to 3q का क्यूब plus 3 into 3q का स्क्वायर into 2 plus 3 into 3q into 2 का स्क्वायर plus 2 का क्यूब। now this is 3q का क्यूब, 3 का क्यूब is 27, q का क्यूब is q क्यूब plus 3 का स्क्वायर 9, 9 3 are 27, 27 2 are 54, q into q का स्क्वायर is q स्क्वायर plus 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 9, 9 4 36, तो 36 इंटू क्यू, 2 का क्यूब इज 8। अब स्टार्टिंग इन सब में से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सो 9 3 are 27, 9 6 are 54, देन 9 4 are 36 प्लस 8। अगर हमने इसमें से 9 ले लिया ऐसे ही और इधर इसके जगह पे m डाल दिया, दैट इज 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के जगह पे हमने m डाल दिया तो 9m प्लस 8 हो जाएगा। सो मतलब हमने जब भी फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम 2
3 एंड 4 क्या मिला, जब भी हम क्यूब कर रहे हैं तो एक तो 9m के फॉर्म में मिल रहा है या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में मिल रहा है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8 where m is some integer। बहुत सिंपल सा था ये। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको थरोली कर लेनी है तो आपको आगे का भी प्रोसीजर बहुत इजी हो जाएगा। हम हर एक एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 2 में कैसा है, जो बेसिक चीजें हैं वो हम पहले देखेंगे। अब बेसिक चीजों में क्या क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकाल के, है ना। सो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो सीखेंगे। हमने पहले से भी सीखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी है। प्लस एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड एंड सम फॉर्मूलाज आर देयर यूजिंग वो फॉर्मूला कुछ हम एचसीएफ एलसीएम भी उसे फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर कोई भी दो नंबर से आपके पास P and Q आर द टू नंबर्स, दीज आर द टू नंबर्स P and Q। सो अगर दोनों का HCF और LCM पता है, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड दिस टू नंबर्स। सो अब देखिए क्या रिलेशन है HCF LCM और दो नंबर्स के बीच में, दैट इज HCF into LCM is product of two numbers। So LCM into HCF equal to product of two numbers। ये पहला हमारा रिलेशन था, ये हम फाइंड आउट, अभी तो HCF LCM ये एक्सरसाइज में फाइंड आउट भी करेंगे और हम लोग उसका वैल्यूज भी निकालेंगे। अब देखिए क्या है, ये एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा वो वेरीफाई करना है। सो अब हमारे पास एक बेसिक जो चीजें हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए। उसके लिए कोई भी नंबर जैसे 10 है, 10 इज नथिंग बट 2 into 5, 20 है जिसका यूनिट प्लेस 0 है, यूनिट प्लेस तो 0 कब होगा, तो 10 is 2 into 5, 20 is 2 into 2 into 5, 30 is 2 into 5 into 3, then 40 is 2 into 2 into 2 into 5, then 50 is 5 into 2 into 5, then 60 is 2 into 3 into 2 into 5। अभी हम जब भी देख रहे हैं सब में यूनिट प्लेस 0 है और सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 25 25 25 25 25। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर में अगर फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे तो ही वो क्या करेगा, यूनिट प्लेस 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो वो आप ध्यान में रखें कि इफ अ नंबर कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ, इफ नंबर contains factor of prime factor of 2 and 5 both, then it ends with 0, then it ends with digit 0। so ध्यान में रखना है कि if a number contains a prime factor of 2 and 5 both, then it ends with the digit 0, otherwise it does not ends with the digit 0। तो कोई भी नंबर में 2 और 5, 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर है तो ही वो नंबर 0 के साथ एंड होगा, उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हम देखते हैं, चालू करते हैं अपना एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो ये हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। सो लेट अस सी, पहला सबको आता है बट एक दो करूंगा मैं, आप लोग फिर पूरा करना। 140 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 140 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 140 का प्राइम फैक्टर 2 into 70, देन दिस इज 2 into 35, देन अब 35 जो है 5 के टेबल में जाएगा बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 5 है, 5 into 7, देन 7 into 1, so that is 2 into 2 into 5 into 7। so these are the prime factors। बहुत इजी है। कुछ और भी है जो समझनी है तो वो एक ले लेते हैं, दैट इज 5005।
सो 5005, अब ये जो नंबर है 5005, इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, सो मतलब 5 के टेबल में तो डेफिनेटली जाएगा, तो 5 के टेबल में 5 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा। अब ये कौन से टेबल में जाएगा कैसे पता चले, जब हम ऑल्टरनेट डिजिट ऐड करते हैं 1 एंड 0, सो इट विल बी 0 1 और ये 1 एंड 0 विल बी 1। तो जब भी एडिशन ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल देन इट इज डिविजिबल बाय 11 बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे पढ़ा था हमने। सो 11 के टेबल में जाएगा 11 9 जा 99, 100 में से 99 गया तो 1 1 एंड 1 11 1 जा 11। अब ये देखिए 91, इट मीन 7 के टेबल में जाने वाला है, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, देन 13 इज 13 into 1। सो सिंपल था, दैट इज 5 into 7 into 11 into 13। सो इसको और भी क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 raised to 2 into 5 into 7। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस टू नंबर्स। बाकी का आप ट्राई करें और निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है कि फाइंड the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM into HCF equal to product of two numbers। So LCM HCF निकालनी है और वेरीफाई भी करनी है। इजी है, एक दो मैं करूंगा, बाकी आप एक करेंगे खुद से। So 26 and 91 का मैं निकालता हूं। So 26 is nothing but 2 into 13, 91 is 7 into 13। So प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल ली। अब हम लोग निकालते हैं HCF। HCF इज कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है 13, सो लिख देंगे 13। फिर LCM इज नथिंग बट कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर इज 13 इनटू अनकॉमन फैक्टर इज 2 into 7, 2 into 7। सो 13 into 7 2 जा 14, सो 13 14 जा 13 into 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, सो इट्स 182। सिंपल है। जैसे ये हमने निकाल ली, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई करने के लिए लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट में LCM into HCF करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF। LCM इज व्हाट 182 into HCF इज 13, सो 182 into 13 मल्टीप्लाई करते हैं 182 into 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 plus 2 5 into 281। So this is 6 6, 5 plus 8 is 13, 1 3, 2 3 6 6, 2 3 6 6। जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया LCM into HCF, सेकेंड पॉइंट में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो व्हाट आर द टू नंबर्स 26 एंड 91, मल्टीप्लाई करें 26 into 91, 9 6 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 plus 5 is 13, 18 plus 5 is 23, this is 6 6 3 2, so 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब देखिए इक्वल आया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि LCM into, सो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में फ्रॉम 1 and 2 it is verified that LCM into HCF equal to product of two numbers। so सिंपल था वेरिफिकेशन भी, ऐसे ही हम बाकी का भी कर सकते हैं। सो इसी तरह बाकी का भी दोनों हम कर सकते हैं, आपको ट्राई करना है और कमेंट सेशन में बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं 12 15 एंड 21। सो देखिए अब अभी तक हमने दो नंबर्स का LCM HCF निकाला, अब तीन नंबर्स का है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है। देखते हैं 12 15 एंड 21। 12 मीन्स 2 into 2 into 3, then 15 is 3 into 5, then 21 is 3 into 7। तो प्राइम फैक्टर्स निकलने के बाद में हमको HCF निकालना है। So HCF is nothing but only the common factors in all the three numbers। So कौन सा कॉमन फैक्टर है तीनों नंबर में, वो हम लिख देंगे as an HCF। So कॉमन फैक्टर देखते हैं 3, so 3, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, so just 3 is a HCF। and LCM is
common factor in all the three into common factor in at least two, then uncommon factor. So common factor in all the three is 3 into uncommon factor in at least 2, कुछ है क्या? नहीं है, दो में भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सो नहीं लिखेंगे. फिर इनटू अनकॉमन फैक्टर, सो अनकॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जस्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 5 35, 35 3 105, 105 इंटू 2 इज 210, 210 इंटू 2 इज 420. सो एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया. ऐसे ही बाकी का भी कर सकते हैं. एक और करते हैं क्योंकि एक कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों को. देखिए जो 17 है, 23 है, 29 है. 17 is 17 into 1, 23 is 23 into 1 and 29 is 29 into 1. So that is, अब देखिए HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री इज जस्ट 1 और कोई नहीं है, तो HCF विल बी 1. अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, सो इसलिए HCF विल बी 1 एंड LCM विल बी इक्वल्स टू कॉमन इन ऑल द थ्री दैट इज 1 इनटू कॉमन इन एटलीस्ट 2, कुछ दो में कॉमन है क्या? नहीं है वो भी, तो वो नहीं लिखेंगे. फिर इनटू अनकॉमन इज 17 इंटू 23 इंटू 29. सो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 11339. सो LCM भी हमको मिल चुका है. बहुत सिंपल था और बहुत मजेदार था. ये सब सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का और दोनों नंबर्स दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट द LCM. बहुत सिंपल है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अब हमको पता है LCM निकालनी है तो LCM ऐसे लिखेंगे. HCF दिया हुआ है दैट इज 9, HCF दिया हुआ है 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स दिया हुआ है दैट इज 306 एंड 657. सो उनका प्रोडक्ट, सो इट इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657. जस्ट LCM निकालनी है तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें. सो 306 इंटू 657 अपॉन 9. सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. अब देखिए ये होने के बाद में जस्ट दिस इज 34 इंटू 657. जस्ट मल्टीप्लाई करनी है एंड यू विल गेट LCM. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 657 से, सो इट विल बी 22338. सिंपल हो जाएगा, LCM आपको मिल जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. सो ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि जब 6 raised to n को हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा. इसका मतलब उसका यूनिट प्लेस 0 होगा या नहीं होगा, ये बताना है 6 raised to n में. अब बहुत ही सिंपल है दोस्तों. इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे. हमने पढ़ा कि इफ अ नंबर, पहले भी मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ये सेशन को, कि इफ अ नंबर कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ देन इट एंड्स विद अ डिजिट 0. जब भी कोई नंबर का फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होगा तो ही वो 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो 0 के साथ एंड नहीं होगा. इधर फिलहाल 6 raised to n का हम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, वो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है या नहीं आता है. सो लेट अस सी 6 raised to n. 6 raised to n means 2 into 3 the whole raised to n. That is 2 raised to n into 3 raised to n. मतलब 2 और 3 का फैक्टर्स है. 5 है क्या? नहीं है. इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब ये इसका जब हम सॉल्व करेंगे सो यूनिट प्लेस 0 नहीं आने वाला. सो लिखेंगे 6, इसमें 6 raised to n में इट कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5, सो इट विल नॉट एंड विद अ डिजिट 0. सो पहले क्या लिखना है ताकि मार्क्स मिले, तो लिखेंगे बाय फंडामेंटल थियरी of arithmetic, if any number contains factor of 2 and 5 both, then it ends with
डिजिट 0। कोई भी नंबर में 2 और 5 का दोनों का फैक्टर होगा तो ही वो 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। So if any number contains a factor of 2 and 5 both, then it ends with the digit 0. Here 6 raised to n contains factor of 2 but not 2 का फैक्टर तो कंटेन करता है बट 5 का फैक्टर नहीं। Therefore 6 raised to n will not end with digit 0. So therefore 6 raised to n will not end with a digit 0 means 6 raised to n का यूनिट प्लेस डिजिट 0 नहीं होगा। So अच्छी बात है, अब समझ गए, समझ सो होप कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. अगर कॉम्पोजिट नंबर बताना है या कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है ये एक्सप्लेन करना है तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है ये तो जानकारी होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट जो इसका सेशन था, फर्स्ट जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि कोई भी नंबर जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होता है rather than 1 को छोड़ के, तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। So if any number contain 2 or more than 2 factors rather than 1, then it is composite number. So जो भी नंबर जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है rather than 1, तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, 7 into 11 into 13 plus 13। अब ये दो टर्म्स है, 7 into 11 into 13 and 13, these are the two terms। अब ये दो टर्म्स में से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 13 कॉमन ले लिया, सो लिखेंगे 7 into 11 इंटू यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ से 13 चला गया तो 1। अब देखिए इसका मतलब 13 एक नंबर है और ये एक नंबर है, मतलब दो फैक्टर्स हो गए 1 को छोड़ के। सो लिखेंगे 7 into 11 into 13 plus 13 has 2 factors rather than 1। So ये नंबर्स को दो फैक्टर दैट इज 13 और ये वाला नंबर, सो दो फैक्टर्स मिले हमको, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो लिखेंगे this has 2 factors rather than 1, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। सिंपल, जैसे ये हमने किया वैसे सेकेंड वाला भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला कैसा है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अभी वापस से इस ये और ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे 1 कॉमन चला गया, इंटू 4 प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 1, 5 तो कॉमन चला गया। सो लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज 2 फैक्टर्स rather than 1 को छोड़ के दो फैक्टर्स है, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has is composite number। बहुत ही सिंपल था और बहुत आसान था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आसान है। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा खास इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, आप एक बार भी ध्यान दोगे तो समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मजेदार है और थोड़ा सा आपको समझने की बात है। ये हमने 7th में भी पढ़ा है ऐसे सब क्वेश्चन, तो बहुत इजी है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ राउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सो टाइम टेकन बाई, आप देखिए एक राउंड मारने के लिए
फील्ड का, सोनिया ने 18 मिनट्स लिया वाइल रवि ने 12 मिनट्स लिया. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट में कितना टाइम के बाद दोनों मिलेंगे वो हमको बताना है. मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट. सो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एलसीएम. जैसे हमने कल पढ़ा था कि मैक्सिमम आया तो एचसीएफ निकालना है और मिनिमम आया तो एलसीएम निकालना है. सो इसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड पूछा है कि दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम एलसीएम निकाल देंगे और वो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? हमारा मिनिमम टाइम रहेगा दैट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो टाइम टेकन बाय सोनिया is nothing but 18 minutes and time taken by Ravi is 12 minutes. अब if they start from the same point at the same point and at the same time and in the same direction, what will be the minimum time required that they will meet again at the starting point? So पूछा है minimum time required that they will meet again at starting point will be equals to. अभी हमने पढ़ा कि what is the minimum time required that they will meet again at the starting point is LCM. मिनिमम पूछा है तो क्या निकालना है? LCM. So LCM of 18 and 12. सो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 18 का प्राइम फैक्टर इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3. सो एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन फैक्टर, तो वो क्या है? 2 है तो 2 लिख दिया, 3 भी है तो 3 लिख दिया, फिर इंटू अनकॉमन, कॉमन लिख दिया, फिर इंटू अनकॉमन. अनकॉमन इज 3 इंटू 2, सो दैट इज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36. इसका मतलब what will be the minimum time required that they will meet again at the starting point? So that is equal to after 36 minutes they will meet again at the starting point. सिंपल था. आज जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे वो थर्ड एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे और थर्ड एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक्स है जो जाननी चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे. सो अब देखिए, जब थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेसिकली इसमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है. तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग ये सेशन में पूरा यही करने वाले हैं, सेशन में थर्ड एक्सरसाइज में. तो उसके लिए कुछ बेसिक्स है जो ध्यान में रहनी चाहिए. सो इफ a इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर देन a इज फैक्टर ऑफ b ऑल्सो. मतलब कैसा है? अगर मैंने बोला कि 3 इज फैक्टर ऑफ 9 स्क्वायर, सो ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि 3 इज फैक्टर ऑफ 9 ऑल्सो, 3 इज फैक्टर ऑफ 9 ऑल्सो. अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 स्क्वायर देन 3 इज फैक्टर ऑफ 9. बहुत सिंपल है. सो दैट्स वाई ऐसे ही अगर जनरलाइज करे जाए तो मतलब a इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर देन a इज फैक्टर ऑफ b. सो ये सिंपल बातें हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आज जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें मोस्टली क्या वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करने वाले हैं. सो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करने के लिए ये सब थोड़ा बेसिक है जो याद करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारे. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है रूट 5, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ऐसा रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है. सो जो ये हम लोग करने वाले हैं वो सब में सेम ही करने वाले हैं, सिर्फ नंबर ही चेंज होंगे. सो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. इसका जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो दिया हुआ है जो प्रूव करना है उसका हम लोग उल्टा सपोज करेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ी वो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं. अब देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं प्रूफ में. फर्स्ट पॉइंट, सपोज रूट 5 इज इन द फॉर्म ऑफ a by b where b is not equal to 0, be a rational
नंबर वेयर, अब देखिए एक सिंपल सा ध्यान में होना चाहिए, अगर कोई भी फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब ए और बी, ए बाई बी इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मतलब अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ए और बी के दौरान, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर्स होंगे। सो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, बस ये फर्स्ट स्टेटमेंट सब में सेम रहने वाला है, कोई किसी में भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो हम लोग प्रूव करेंगे √5, √2, √3, √7, ये सब हम लोग नंबर्स जो है वो सब हम लोग एज एन थियरम यूज करेंगे बाकी सब प्रूव करने के लिए। सो ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √5 इंटू बी, √5 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। अब √5 का रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो थर्ड पॉइंट में √5 का स्क्वायर इज 5, रूट ऑफ बी, ये बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये होने के बाद में हमको ये पता चल रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अभी मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट कुछ यूज करने वाले, जो बताया मैंने आपको। अब देखिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, सो लिख देंगे देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ ए बाय फंडामेंटल थियरी। ये तो जनरल थियरी है। सो देखिए अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, देन फोर्थ पॉइंट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट ए एज 5 इंटू अनदर कांस्टेंट दैट इज सी, 5 इंटू सी, वी कैन राइट डाउन ए एज 5 इंटू कांस्टेंट 5 इंटू सी, सो 5c हम लोग ए के जगह पे डाल देंगे। सो देयरफॉर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे क्या लिख देंगे, 5c द होल स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। दिस इज फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में अगर 5 से कैंसिल करते हैं, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 जा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। सो सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, therefore by fundamental theory 5 is factor of b square, then 5 is factor of b also, so लिख दें 5 is factor of b। अब ये होने के बाद में सेवेंथ पॉइंट में हम ऐसे लिखेंगे, from this 3 and this 6th 5 is factor of a, 5 is factor of b, from 3rd and 6th 5 is common factor between a and b। अब देखिए ये 5 is factor of a, 5 is factor of b, इसका मतलब क्या है, 5 is common factor between a and b। जब 5 कॉमन फैक्टर है a और b के बीच में, इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर है, तो वो को प्राइम नंबर होगा क्या, a और b। सो लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, देयरफॉर इट contradicts that a and b are co-prime numbers। तो ये गलत ठहरा रहा है कि a और b को प्राइम नंबर है। अगर ये गलत ठहरा रहा है कि a and b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब अपना सपोजिशन रॉन्ग होगा, इसलिए कुछ गलत हो रहा है। therefore our supposition is wrong, अपना सपोजिशन रॉन्ग है, इसका ये मतलब है कि वो रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। therefore √5 is irrational number। सिंपल। जैसे √5 का किया वैसे √2 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं, √7 का कर सकते हैं, √6 का भी कर सकते हैं। सिर्फ जितने भी रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे का इसे हम कर सकते हैं, सिर्फ नंबर चेंज करना। इधर 5 के जगह पे √3 करोगे तो √3 आ जाएगा और कुछ नहीं, जब √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल। और आप बाकी का करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अब देखिए उसको यूज करके ये सॉल्व करना है। यू हैव टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। अभी कैसे करें,
प्रूफ में सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही लिखने पड़ेंगे हमको। सपोज 3 plus 2 root 5 is in the form of a by b, where b is not equals to 0, be a rational number where a and b are co-prime numbers। सिंपल सिंपल, फर्स्ट लाइन तो हमेशा ऐसे लिखने वाला है जो भी इरैशनल नंबर प्रूव करने को आए। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं। अब हमको क्या करना है, रूट 5 को एक साइड रखनी है, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जानी। तो कैसे करेंगे? सो 2 रूट 5 रख दिया इज इक्वल्स टू a बाई बी प्लस 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b इज इक्वल टू 2 रूट 5। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। सिंपल था। अब ये होने के बाद में हमने पढ़ा है, हमने लिखा क्या है, सपोज किया हुआ है कि a बाई बी इज अ रैशनल नंबर। अगर हमने ये सपोज किया हुआ है सो a और b से जो भी नंबर्स बनेंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, है ना। सो देयरफॉर लिखेंगे एज a बाई बी इज रैशनल, देयरफॉर जो उससे बना हुआ है a माइनस 3b अपॉन 2b इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने थ्योरम प्रूव किया। सो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। सो ये गलत ठहरा रहा है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, मतलब अपना सपोजिशन रॉन्ग था इसलिए गलत हो रहा है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अपना सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब ये रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या होगा? इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा मतलब रैशनल नंबर होगा वो। सो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल नंबर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और सारे जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो ऐसे ही करने वाले हैं। देखिए, प्रूव दैट 1 बाई रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब सेम है, फर्स्ट पॉइंट तो हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई रूट 2 के लिए प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। सपोज 1 बाई रूट 2 इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, where b is not equals to 0, be a rational number where a and b are co-prime numbers। सिंपल। अब क्या करेंगे, रूट 2 एक जगह लेना है, सो इसको उल्टा कर दो जस्ट। रूट 2 बाई 1 इक्वल टू b बाई a। अब रूट 2 आ गया एक साइड में, इसका मतलब क्या हो गया हमको मालूम है, बट a by b is rational number, therefore b by a is also rational number। अगर ये rational number है b by a, इसका मतलब रूट 2 रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन रूट 2 रैशनल नंबर है नहीं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that रूट 2 is irrational number। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 irrational नंबर है, मतलब अपना सपोजिशन रॉन्ग होगा। मतलब क्या है कि 1 बाई रूट 2 रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग मिला ना हमको, हमने सपोजिशन तो यही किया था 1 बाई रूट 2 इज रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है। रॉन्ग है इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इरैशनल नंबर है। देयरफॉर 1 बाई रूट 2 इज इरैशनल नंबर। सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 रूट 5। सो 7 रूट 5 करने के लिए वापस से वैसे ही करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए प्रूफ। दैट इज सपोज
7 root 5 is in the form of a by b where b is not equals to 0. Be a rational number. Be a rational number where a and b are co-prime numbers. देखिए हर एक में फर्स्ट स्टेटमेंट सेम ही आने वाला है, कोई भी चेंजेस हम करेंगे नहीं. अब ये होने के बाद में रूट 5 एक साइड लेना है, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई 7b. बस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब रूट 5 एक साइड हो चुका है. हम लोग लिखेंगे बट a बाई b इज रैशनल नंबर, देयरफॉर a बाई 7b इज ऑल्सो रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 5 इज a रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, मतलब अपना सपोजिशन रॉन्ग है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब यह है कि वो रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है. देयरफॉर अगर ये रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा. देयरफॉर 7 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. बहुत सिंपल है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट वाला, दैट इज 6 प्लस रूट 2. सेम करने वाले हैं थर्ड वाला. सो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट में सपोज 6 प्लस रूट 2 इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई b and b is not equal to 0. Be a rational number where a and b are co-prime numbers. सिंपल. अब ये होने के बाद में रूट 2 एक साइड रखना है, सो 6 को उधर के चले जाएंगे. सो रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई b प्लस 6 उधर गया तो -6. सो इट इज a माइनस 6b अपॉन b इक्वल टू रूट 2. बट वी नो दैट a बाई b इज, अब रूट 2 एक साइड हो गया, बस लिखना चालू करेंगे. वी नो दैट a बाई b इज अ रैशनल नंबर, बट a बाई b इज rational number, therefore a minus 6b upon b is also rational number. अगर a by b rational number है तो उससे जो बना होगा वो भी फ्रैक्शन क्या होगा, वो भी तो rational number होगा, तो ये भी rational number है. अगर ये rational number है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब therefore ये गलत ठहरा रहा है कि रूट 2 irrational number है ना. Therefore, it contradicts root 2 is irrational number. अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 irrational number है, इसका मतलब क्या है, अपना सपोजिशन इज रॉन्ग. Therefore, our supposition is wrong. हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब यह है 6 प्लस रूट 2 रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है. सो राइट क्या होगा कि 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर. देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. बहुत सिंपल सा था. आज के सेशन में हमने ये सेशन में सिर्फ इर्रेशनल नंबर प्रूव किया है. आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है 4th एक्सरसाइज का ऑफ रियल नंबर्स. और इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कौन से फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग होंगे, उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से फ्रैक्शन के ये डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, मतलब रेकरिंग होंगे. देखिए कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी अगर नंबर है a बाई b के फॉर्म में, तो एक तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो मतलब वो रैशनल नंबर ही है ना, a बाई b के फॉर्म में तो रैशनल नंबर है, तो एक तो वो टर्मिनेटिंग होगा, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा. तो वो कब होगा और उसका हम अगर वो टर्मिनेटिंग है सो टर्मिनेटिंग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं जल्दी से, वो हम टेक्निक आज ये एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं. बहुत सिंपल है. सो देखते हैं. अब पहले हम लोग कोई भी फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई b के फॉर्म में, अगर b का फैक्टर्स 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू n के फॉर्म में है, मतलब एक तो उसका फैक्टर 2 है, ओनली 2, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स ओनली 2 और फैक्टर्स ओनली 5 और 2 and 5 बोथ.
मतलब डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन फैक्टर्स 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में होगा, where m and n are this whole numbers, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा. अदरवाइज इट इज, अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आ गया, कोई और प्राइम फैक्टर आ गया, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो if the denominator of a fraction is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, then the fraction has terminating decimal form, otherwise it has non-terminating recurring decimal form. So simple है, ध्यान में रखेंगे. और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चालू कर देते हैं. अब देखिए, इसमें हमने फर्स्ट दो क्वेश्चन जो है 1.4 का दोनों साथ में लिखा है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है. अब इसमें बोला है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विद द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Write down the decimal form of these rational number. ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि खाली पूछा था कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये फाइंड आउट कीजिए. लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये भी फाइंड आउट कर लीजिए कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका टर्मिनेटिंग फॉर्म कितना होगा, उसका वैल्यू निकालिए. वैल्यू निकालने के मतलब वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो साथ में ही दोनों कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 13/3125. सो 13/3125, 13 अपॉन, अब 3125 का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सो कितना हो जाएगा. यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 के टेबल में जाएगा. 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, मीन्स 5 into 1 into 2 into 5, 5 2 and 5, 5 5 5 1, it means 5 raised to 5. सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में, मतलब ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. अब लिखेंगे एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n. अब देखिए, अब बोलेंगे कि 2 raised to m into 5 raised to n लिखा बट 2 है ही नहीं, तो मतलब 2 raised to 0 होगा ना, 1 तो होगा. सो 2 raised to 0, 0 इज द रैशनल होल नंबर. सो इसका मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n. सो देयरफॉर 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. बस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. बट सेकेंड क्वेश्चन में पूछा अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तो उसका वैल्यूज निकालिए. सो कैसे निकालते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं. ये राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है सो व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, वो हमको लिखना है. सो देख लेते हैं हम लोग. 13/3125, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म में था. सो इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू हैव टू राइट आउट. सो लिखेंगे 13/5 raised to 5 into 2 raised to 0. अब देखिए डिनोमिनेटर का पावर 2 का एंड 5 का, 5 का बड़ा है दैट इज 5 है. सो दोनों का जो बड़ा है उसको इक्वल लेकर ये दोनों का पावर. सो इसका मतलब इधर क्या करेंगे, +5. इसका मतलब नीचे 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 5 विल बी 5, मतलब पावर सेम हो जाएगा. सो +5 किया तो इसका मतलब नीचे 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम 13 into 2 raised to 5 is nothing but 32 अपॉन, एंड दिस इज 5 2 10, 10 raised to 5. सिंपल था. अब देखिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. 32 into 30, 32 into 30, 3 2 6, ये दिस इज 2, 1 2 3 3 9, so 3 2 6, 9 + 2 is 11, 1 1, 3 3 4, 416. अब देखिए 416 अपॉन दिस इज 10 raised to 5. अब इसका मतलब ये है नीचे 5 zeros है तो ऊपर 5 डिजिट के पहले पॉइंट डालेंगे. सो हो जाएगा 6 1 4 3 हो गया 4 5.0. सो दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर. सिंपल था. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. 17/8. तो 17/8 के लिए सेकेंड क्वेश्चन, 17/8, 17 अपॉन दिस इज 8 is 2 raised to 3.
सिंपल है, देख के पता चल जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2^3। सो इसका मतलब 5 नहीं है तो 5^0 लिख सकते हैं। सो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन फॉर्म 2^m into 5^n. So therefore 17/8 has terminating decimal expansion. So as it has terminating decimal expansion, इसका terminating form कितना होगा वो भी निकालना है। So लिख देते हैं 17/8 equal to 17/2^3 into 5^0। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 0 है, मतलब 2^3 3 बड़ा है। सो 5^0 में +3 ऐड कर देंगे, सो ऊपर भी 5^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमने 5^3 से मल्टीप्लाई किया है। सो इट इज इक्वल्स टू 17 इंटू 125 इज 5^3 अपॉन दिस इज 10^3। सो इट्स 2125 अपॉन 10^3। सो अब देखिए 2125 अपॉन 10^3, इसका मतलब 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट डाल देंगे तो 2.125 इज अ डेसिमल फॉर्म। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऐसे ही है बहुत सारा, अभी देखिए बहुत क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वाला है 64/455। सो 64/455, 64/455 का जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं 455 का, ये यूनिट प्लेस पे 5 तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, देन 7 1 7, 7 3 21, 13 इंटू 13 1 सो इट इज 5 इंटू 7 इंटू 13। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा हमको 7 और 13 भी मिल गया। मतलब क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी, अब देखिए 5 ना 7 कैंसिल होने वाला है ऊपर नीचे से, ना 13। सिंप्लीफाइड करके भी देखना है, इधर तो सिंप्लीफाई करने के बाद में भी 7 13 जा नहीं रहा। इसका मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2^m into 5^n. Therefore 64/455 has non-terminating recurring decimal expansion। बस सिंपल छोड़ देना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उसमें बोला है कि जब वो टर्मिनेटिंग हो तभी हमको टर्मिनेटिंग फॉर्म में लाके दिखाना है, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15/1600 है। सो 15/1600, सो दिस इज 15/1600 का हम प्राइम फैक्टर्स अगर निकालें, सो 1600 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 200 जा 200, 250, 225, 5 5 जा 5 1 जा, means 2 raised to how much, this is 6, so 2 raised to 6 into 5 raised to 2। so लिखेंगे denominator is in the form of, is in form 2 raised to m into 5 raised to n। therefore 15/1600 has टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म कितना है वो भी निकालना है। सो 15/1600 इज इक्वल्स टू 15/2^6 into 5^2। अब देखिए पावर किसका बड़ा है, 6 है, इधर 2 है तो 6 बड़ा है। 6 बड़ा है, इसका मतलब इधर 6 लाने के लिए 5^4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर हम क्या करेंगे 5^4 से मल्टीप्लाई। तो अब डिनोमिनेटर सेम का पावर सेम हो गया, तो लिख देंगे 5 2 10, 10^6, एंड दिस इज 15 इंटू 5^4 इज 625। सो 625 इंटू 15 इज 9375/10^6। इसका मतलब 6 डिजिट के पहले पॉइंट डालना पड़ेगा। सो 5 7 3 9 4 हो गया, 1 0 5 हो गया और 1 0 6 हो गया, 0.0। सो 0.009375 इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास 29/343। सो 29/343, सो 29/343 मीन्स 7 के डबल में 343, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा, इट मीन्स 7^3। सो ये 5^m इंटू 2^n के फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2^m इंटू 5^n। देयरफॉर
29 upon 343 has non-terminating, recurring, that is repeating decimal expansion. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास. अब देखिए 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻². अब ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 2m इंटू 5n के फॉर्म में है. लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n. देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है तो व्हाट इज द टर्मिनेटिंग फॉर्म, वो भी लिख देते हैं 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻². सो दैट इज 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻². अब देखिए पावर कौन सा बड़ा है, वापस से सेम. सो पावर इधर 3 है इधर 2 है तो 2 बड़ा है, मतलब इधर +1 करना पड़ेगा. सो 5⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 23 इंटू 5. सो 23 इंटू 5 इज 115 अपॉन दिस इज 5 2s are 10 10⁻3. सो 115 अपॉन 10⁻3 मतलब 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट. सो इट इज 0.115. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 129 अपॉन 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5. अब डिनोमिनेटर क्या है, इज नॉट इन द 2 और 5 भी है बट 7 भी तो है. मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए और कोई भी नंबर उसमें नहीं होना चाहिए, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, देयरफॉर दिस नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे. 6 अपॉन 15. अब नीचे 15 दिखता है लोगों को, 6 अपॉन तो 3 इंटू 5 तो डायरेक्टली लिख देते हैं. और बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया था इसको लिख के कि हाँ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट ऐसा नहीं है. अब देखिए 3 1s 3 2s कैंसिल हो गया, मीन्स 2/5 आ गया. इसका मतलब नीचे 5⁻1 है और 2⁻0 है, मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n. सो देयरफॉर लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n. देयरफॉर इट हैज, देयरफॉर दिस 6/15 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है इसका मतलब क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म. So this is 6 upon 15 is equal to 2 upon 5⁻1 into 2⁻0. 1 लाने के लिए इधर पावर 1 बढ़ा है तो इधर +1 किया तो ऊपर 2⁻1 मीन्स 4 upon 10 इट मीन्स 0.4. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, 35 upon 50. So 35 upon 50, so it is equal to 35 upon 50 का देख लेते हैं. 5 1s 5 0s 5 2s 10 2 1s means 2⁻1 into 5⁻2. So denominator is in the form of, denominator is in form 2m into 5n. Therefore it has terminating decimal expansion. Therefore 35 upon 50 has terminating decimal expansion. As it has terminating decimal expansion, इसका terminating form कैसा होगा वो भी लिखना है. मतलब 35 upon 50 is equal to 35 upon 2⁻1 into 5⁻2. अब इसका मतलब 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है. बड़ा कौन सा है, 5 का पावर 2 बड़ा है तो इधर 1 को 2 लाने के लिए +1 ऐड कर दिया. इसका मतलब नीचे 2⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 35 into 2 that is 70 upon 5 to the 10 10⁻2. मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट तो 0.70. सिंपल था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, 77 अपॉन that is 77 upon 210. 77 upon 210 is equal to 77 upon 210 का प्राइम फैक्टर. So 7 3s are 21, then 3 1s are 2 5s are 5 1s are means 7 into 3 into 2 into 5. 7 11s are, so it's 11 upon 3 into 2 into 5. तो भी हमारा 3 नहीं गया, मतलब 2m into 5n के अलावा 3 भी आ गया. मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 2m into 5n के फॉर्म में नहीं है. सो इट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. सिंपल था.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। देखिए ये बेसिकली ये चैप्टर बहुत सिंपल है, एक बार आपको समझ में आ जाए और आप पूरा सॉल्व करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, तो बहुत सिंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमने 9th में भी पढ़ी है। ये पूछा है कि आप ये जो गिवन नंबर्स है 1 2 3 वो रैशनल नंबर है या नहीं है वो बताना है, और रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा वैल्यू वो भी हमको लिखना है। सो पहला जो है वो तो टर्मिनेटिंग फॉर्म है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेट हो गया है इसके बाद में। सो इट इज बेसिकली रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा? सो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पॉइंट के बाद 9 नंबर्स है तो नीचे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ऊपर भी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा। सो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल नंबर। सिंपल था। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इधर 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट है आगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीटिंग है ना तो वो टर्मिनेटिंग है। सो इट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर कोई रिकरिंग नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वो रैशनल नंबर है। सो एज दिस इज रैशनल नंबर तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें? सिंपल है। अब देखिए लिखेंगे एज इट इज रिकरिंग नंबर, इट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स के ऊपर बार है, लेट दिस इक्वल्स टू x। सो बार के नीचे 9 डिजिट्स है तो 10⁻⁹ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट ये रिपीट हो रहा है तो वापस से वो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 10⁻⁹ मीन्स 9 टाइम्स zeros x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी सेम डिजिट है, सो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद का डिजिट चला जाएगा, बस माइनस करना है 1 2 -1। सो दिस zeros दिस x माइनस दिस x, तो मतलब 9 9 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे और जब इसको इससे माइनस करें तो पॉइंट के बाद वाला जो है वो 0 हो जाएगा। अब 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, देन 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, उसके पहले 7 6 5 4 3 2 1 3 4। सो x will be equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 9 9 9 9 9 9 9 9 9 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसका डेसिमल फॉर्म हमने p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया रिकरिंग फॉर्म। सिंपल था ये चैप्टर। होप करते हैं ये भी सेशन आपको बहुत पसंद आया हो, तो खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल बजाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अलविदा।